प्रणाम, नमस्कार। हम लोग अभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है। हम सबकी जो प्रमुख समस्या है वह रक्षा तंत्र को लेकर के है, कैसे बचाव करें। हम आज के युग में जो एक बज़वर्ड कहते हैं, एक बज़वर्ड बन गया है, वो नया बज़वर्ड है इम्यूनिटी। अपने आप को कैसे बचा कर रखना है। यह इम्यूनिटी जो है वह बहुत ही मेरे ख्याल से एक क्लिष्ट समझ है, एक क्लिष्ट समझ है। ये इतनी आसान सी बात नहीं है कि आप इम्यूनिटी को एक ड्रिंक पी करके या एक टैबलेट खा करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। यह पूरी पूरी एक प्रक्रिया है और इसी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत दिनों से इस पर गहरे तौर पर अपनी सोच बनाने वाले बहुत शोध के साथ जो है सामने आने के लिए तैयार हैं हमारे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो आईएएस रह चुके हैं, श्री गजानन मिश्र जी। और साथ ही उनका जो जल पर दो काम उनका बहुत ही प्रमुखता से जो है वह दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि बहुत ही गंभीरता से वह एक तो कोसी की धाराओं पर बहुत सारा उनका काम है भी और कर भी रहे हैं निष्ठा के साथ। आगे भी उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस पर आने वाले हैं, हम लोग प्रतीक्षारत हैं। पर इम्यूनिटी पे उनकी सोच जो है वह लगातार बनती जा रही है और अपनी बातचीत में बहुत बार उन्होंने जो है इम्यूनिटी को लेकर एक गहरी समझ जो है वो दिखाई है। क्योंकि आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है रक्षा तंत्र की, बचाव तंत्र की, इम्यूनिटी की है। हर कोई ढूंढ रहा है एक ऐसा साधन जिससे वो बच सके। तो ऐसे में उनसे बात करना बहुत ही लाजमी था कि इम्यूनिटी की परंपरा को लेकर के वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि परंपरा में इम्यूनिटी को लेकर के एक बड़ा ही वैभवशाली जो है वह संसार है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमारे बीच में है श्री गजानन मिश्रा जी जो फॉर्मर आईएएस हैं और इम्यूनिटी पे उनकी समझ को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम। आप अक्सर इम्यूनिटी और परंपरा को लेकर के काफी आशान्वित दिखते हैं और खास करके जिस क्षेत्र से आप आते हैं मिथिला, उसकी जो पारंपरिक इकाइयां हैं या पारंपरिक समझ है उसमें आप इम्यूनिटी को कहाँ देखते हैं, मतलब इस पूरी परिचर्चा को आप कहाँ देखते हैं? जो मिथिला तो बहुत विशाल है जी। और विशाल क्षेत्र को लेके बात करेंगे तो बहुत सटीक बिंदुओं पर नहीं फोकस कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए जो संदर्भ होंगे वो दरभंगा मधुबनी के होंगे ताकि हम लोग बिंदुओं पर कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है। तो जो इम्यूनिटी की आपने बात कही है जी। वो इम्यूनिटी का अर्थ स्पष्ट है कि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है वह शरीर में निहित है। अब यह मान्य हो गया है कि शरीर में एक इंटरनल डॉक्टर है जिसे वाइटलिटी की गई है, जिसे सेल्फ हीलिंग सिस्टम कहा गया है। जी। तो हम लोग आज बात करेंगे कि ये हमारी यानी मिथिला की परंपरा में किस हद तक निहित रहा है। इसमें एक दो बात पहले स्पष्ट कर देनी होगी कि जिस मिथिला की परंपरा में ये हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले एक सदी में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, इसलिए जो हम बात करेंगे उसका टाइमलाइन लगभग एक सदी पहले का होगा। ठीक है। ठीक है, पहले का होगा जी। बहुत सी प्रैक्टिसेज जो हमारे हैं वो आज भी हैं लेकिन बहुत परिवर्तित भी हो गए हैं जी। इसलिए टाइमलाइन ध्यान रखने की जरूरत होगी। नंबर मिथिला के संदर्भ में इम्यूनिटी की बात करने के लिए सबसे पहले जो इसका इको सेटिंग है वो कुछ समझ लेना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात कि इम्यूनिटी का शरीर के स्तर पर, शरीर के डायनामिज्म के स्तर पर मेडिकल भाषा में क्या क्या हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं। तो कंस्टिट्यूट क्या सब करते हैं?
तो मेडिकल भाषा में उसे WBC कहते हैं, RBC कहते हैं, फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, आदि आदि चीजें आती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये 3-4 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं और इससे ढेर सारे हमारे पूरे बॉडी के अंग जुड़े हुए हैं जी। तो हम ये देखेंगे कि हमारी परंपरा से ये चीजें कैसे मजबूत होती रही थी, बल पाती रही थी जी। अब पहली बिंदु पर आते हैं कि इको सेटिंग क्या है मिथिला का, और जैसा मैंने कहा कि हम संदर्भ दरभंगा मधुबनी का ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आज होगा कि जो हिमालय है उससे मात्र 4 उसका जो आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक क्रिया घाटी, उससे मात्र 40 किलोमीटर के अंदर में वर्तमान दरभंगा मधुबनी जिला सीतामढ़ी जिला आरंभ हो जाता है जी। एक ये फैक्टर है जी। और जो हम लोगों के यहाँ नदियां हैं दरभंगा मधुबनी में मूल रूप में कला, और इसके पश्चिम में सीतामढ़ी वाली बागमती और सटे हुए पूरब में सहरसा वाली तिरजुगा और धेमुरा, जो पहले जहां पहले कोसी बहा करती थी, तो तिलजुगा वो सटे पूरब में है, और ये सारे के सारे इसी हिमालय से आते हैं। तो इको सेटिंग का जो यह हिमालयन प्रभाव है जी, उसने हमारे इम्यूनिटी व्यवस्था को प्राकृतिक तौर पर मजबूत किया, फाउंडेशन दिया है। फाउंडेशन जो दिया है वो हिमालयन इकोसिस्टम है। और शायद पहाड़ को छोड़ दें तो प्लेन एरिया में संपूर्ण भारत भूमि में कोई भी ऐसा क्षेत्र इतना बाउंटीफुल को हिमालय ने इतना अपनी बाउंटीज दिया है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। नेचर्स बाउंटी जी, प्राकृतिक तौर पर, बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर। अब कैसे दिया है ये मैं यहाँ बताता हूँ कि हम लोग आप प्रदेश हैं जी जी, यानी पानी वाला क्षेत्र, और है वो पानी हिमालय से आती है। तो जब इतने नजदीक में हिमालय का ये रेंज है तो जाहिर है, और उसकी ऊंचाई औसत में 200 मीटर है मिनिमम शिवालिक रेंज की। अच्छा। और मात्र 40 किलोमीटर पर हम हैं। तो अब पानी की गति का आप अंदाजा कर लीजिए। अंदाजा है कि हिमालय के रेंज से जयनगर, जहाँ कमला नदी जैसे की बात अगर दरभंगा मधुबनी की नदी, तो 1 किलोमीटर में 1 मीटर का ढलान है। यह ढलान प्लेन एरिया में शायद भारत में किसी भी अन्य नदी में नहीं मिलेगी। पहाड़ में मिलेगी, नदी में नहीं मिलेगी, प्लेन एरिया में नहीं मिलेगी। और हिली एरियाज में है, पर प्लेन्स में जो है वो सिर्फ यही है। हाँ, प्लेन्स की, मैं प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। प्लेन्स में नहीं मिलेगी क्योंकि दरभंगा मधुबनी प्योर जी, तो किसी भी प्लेन एरिया में नहीं मिलेगी। और इस गति से होता क्या है, तो कोई पानी अमृत है तभी तक और उसी सीमा तक जब तक वह गतिमान है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी पानी की, उतनी ज्यादा उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। और स्पष्ट सब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ही प्राण वायु है। तो हायर द स्पीड वेलोसिटी ऑफ वाटर,
higher the amount of dissolved oxygen in that water. यही हमारी नदियों की अमृत तत्व का कारण है। इसीलिए मेरे ख्याल से हाँ, नदी के किनारे ही ज्यादातर सभ्यता जो है वो पनपी है। हाँ, तो वो होते भी रहे हैं इसी वजह से। अच्छा, ये वजह आज हम की जो आज पिछले 20, 30, 40 वर्षों की ये समझ है, लेकिन सदियों से नदियों से ये फायदा है, ये हम समझते रहे हैं बगैर किसी मॉडर्न एजुकेशन से। अब ये गतिमान पानी होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, गतिमान पानी होगा तो उस पानी में एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफाग। और ये बैक्टीरियोफाग क्या है? तो बैक्टीरिया किलर्स है। अब जैसे उस गतिमान पानी के पास बैक्टीरियोफाग अनंत संख्या में होते हैं। अब हम स्नान करने गए या उसके नजदीक गए तो वो बैक्टीरियोफाग हमारे शरीर से निकलने वाली जो रोगों के बैक्टीरिया है, जैसे हमारे शरीर में मान लीजिए डिसेंट्री है या कॉलरा है, तो जैसे ही हमारे शरीर से वो डिसेंट्री या कॉलरा की बैक्टीरिया निकलती है, वह बैक्टीरियोफाग इस डिसेंट्री या कॉलरा के बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके अंदर पूरी जीवन चक्र आरंभ कर देती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस क्रम में। और इसकी बढ़ती संख्या में वह बैक्टीरिया जाहिर है खत्म हो जाएगा और बैक्टीरियोफाग बढ़ जाएगा, अधिक बढ़े हुए संख्या में बाहर आ जाएंगे। एक और खूबी है, तो इस तरह हमारी नदियों में जो स्नान करने की परंपरा थी, नदियों में जो इम्यूनाइजिंग की कैपेसिटी थी, उसमें इस बैक्टीरियोफाग का भी बहुत बड़ा योगदान है। और लेकिन इसके लिए एक और खूबी है कि यह बैक्टीरियोफाग उस अपने होस्ट के बॉडी से जैसे ही बाहर आता है वो डेड हो जाता है। अच्छा। और जैसे ही होस्ट के बॉडी में प्रवेश करता है, होस्ट यानी कॉलरा का बैक्टीरिया या इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया या डिसेंट्री का बैक्टीरिया, तो होस्ट के शरीर में जाते ही वो जीवित हो जाता है। अच्छा। तो अब इम्यूनिटी, वो पानी कितना इम्यूनाइजिंग हुआ जिसमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, में बैक्टीरियोफाग होंगे, उस पानी के इम्यूनिटी का अंदाजा नहीं हो। जी बिल्कुल। और जाहिर है इसके किनारे रहने वाले आदमी, समाज, व्यक्ति बहुत ही उसी से फाउंडेड रहा है। उसकी जो बॉडी एनाटॉमी है, डायनामिज्म है, उसी पर आधारित है। इतना ही नहीं, उस गतिवान जल में जितनी ही गतिवान जल स्रोत होते हैं, नदी नाले, उस वहाँ निगेटिव आयंस अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, प्राकृतिक निगेटिव आयंस। और जो निगेटिव आयंस होता है वह शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है। ये प्रकृति का नियम है, विज्ञान इसको संतुष्ट करती है। जी। और पहले तो समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ में आ गई है कि मनुष्य का शरीर मूलतः एक वाइब्रेशन का पूल है। ये क्वांटम थ्योरी जो आई है पिछले 20, 25, 30 सालों में, तो एस्टैब्लिश करती है कि हमारा हर सेल हमेशा हमेशा थिरकता रहता है, वाइब्रेशन उसमें होती रहती है। और क्योंकि शरीर में 70% पानी है,
इसलिए वो वाइब्रेशन वहाँ इफेक्टिव है। उसमें भी हमारे मस्तिष्क पर ज्यादा सकारात्मक असर होता है जी। यही कारण है कि जहाँ वेगवान नदियां होंगी और जहाँ उसके किनारे रहने वाले, उसके कैचमेंट में रहने वाले लोग अधिक तरंगित होंगे, उनका शरीर, और उनमें अधिक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, यह विज्ञान कहती है। यही कारण है कि मिथिला में जो इम्यूनिटी की स्थिति है वो बहुत बहुत प्रकृति प्रदत्त है, और यह एक हिमालयन इफेक्ट है। एक बात जो इसी से मतलब जो जुड़ी हुई है, इसी से निकलती है कि जो इस क्षेत्र के का जो एक जिसको हम लोग कहते हैं कि कर्मकांडीय व्यवस्था, इसको आप मतलब कर्मकांडीय व्यवस्था कह लें या रिचुअल्स कह लें या वेज ऑफ वर्शिप कह लें, जो पूजन पद्धति है, इस समाज ने जो उसकी एक अपनी परंपरा बनाई, एक खास परंपरा बनाई, उसको आप कैसे इम्यूनिटी से जोड़ करके देखते हैं? अब यह तो जग जाहिर है कि सनातन मैथिल समाज बहुत ज्यादा कर्मकांडी पूजा पाठ का व्यवहारी रहा है, आज भी बहुत हद तक है जी। और हम पूजा पाठ में क्या करते हैं, तो पलथी मार के बैठते हैं, नंबर वन। पलथी मारने का असर ये है कि जब दोनों घुटने मुड़े हुए होते हैं तो जो हमारा ब्रेन है, जिसमें लेफ्ट लोब और राइट लोब दो हिस्से होते हैं, सामान्यतः 95% से अधिक लोगों में एक लोब ही अधिक एक्टिव होता है। जैसे हमारे दाहिने हाथ काम करते हैं तो बाएं प्राय बहुत कम करते हैं, वही स्थिति ब्रेन की भी है। लेकिन जब पलथी मार के बैठा जाएगा तो ब्रेन के स्तर पर उसके दोनों लोब में जो इंटरकनेक्शन वाली चीज है, जिसको आज विज्ञान की भाषा में सिनर्जी कहते हैं, वो सिनर्जी बढ़ जाती है। जब ब्रेन दोनों लोब में सिनर्जी बढ़ी है तो ब्रेन की एक्टिविटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी प्रखरता, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। एक बात हुई। दूसरी बात, हम अपने पाठ कर्मकांड दैनंदिन जीवन में संस्कृत का बहुत उपयोग करते हैं, और आप अवगत हैं कि हमारे संस्कृत के जो मंत्र हैं उसमें 90% से अधिक मंत्र में के हिस्से में दो चीज, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग, ये जो दो मात्रा है ज्यादा है, हाँ, वो 90% से अधिक है। अब ये मैं पाणिनि की कहूं कि उनका ग्रेटनेस, और लोग कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ उसको कलेक्ट किया, कोडिफाई किया, एक जगह पहले आ रही थी, और यही बात सच लगता है। ये जो अनुस्वार और विसर्ग है, इसका बहुत ही महत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म पर, शरीर के बॉडी सिस्टम पर पड़ता है। अब जैसे ओम मंत्र है, ओम कहते हैं ना कि एक छाती से, एक गले से और मौ दंत से निकलती है। आज का विज्ञान यह कह रहा है कि ओम मंत्र के उच्चारण से शरीर में वाइब्रेशन बढ़ती है, तरंग, फिर वही वाइब्रेशन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इतना ही नहीं,
जो मंत्र का क्लासिकल उच्चारण का कॉन्सेप्ट है, उसमें सर्वाधिक जोर मौ पर पड़ता है। जो हमिंग साउंड है, जो नेजल साउंड है, जो मौ वाला पोर्शन है, सर्वाधिक जोर उसी पर दी जाती है। चाहे ओम में हो या किसी भी मंत्र में हो, वो जो नेजल साउंड है, वो नेजल साउंड के बारे में यह स्थापित हो चुका है कि वह सीधा सीधी बॉडी में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या करता है। तो हमारे दिमाग में एक अंग होता है पीनियल ग्लैंड, जिसको पहले त्रिनेत्र कहते थे। बस दोनों, जहां पर आप लोग बिंदी लगाती हैं, पंडित जी चंदन करते हैं गोल वाला, उसके ठीक पीछे और मस्तिष्क के सीधे बीच वाले पोर्शन में नीचे का जो क्रॉस सेक्शन होगा, वही वह पीनियल ग्लैंड है। 90 यस, वही वो पीनियल ग्लैंड है। और 1997 में पहली बार जब पीनियल ग्लैंड के विषय को लेकर नोबेल अवार्ड दिया गया, तो यह पता चला कि पीनियल ग्लैंड कौन चीज से सर्वाधिक अफेक्टेड होता है। तो पाया गया कि दो तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज जो होती है, हर्ट्ज वाइब्रेशन की यूनिट होती है, हर्ट्ज। जी 7.8 मापने की इकाई है। 7.83 हर्ट्ज है, उससे वह पीनियल ग्लैंड सर्वाधिक एजिटेट होता है। और पीनियल ग्लैंड, और ये 7.83 हर्ट्ज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है किस वाइब्रेशन का? तो वही जो ओम के मौ में का जो अनुस्वार ध्वनि है, नेजल साउंड है, उससे जो ध्वनि निकलती है, उसका वाइब्रेशन 7.83 ही है। और यही 7.83 पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त वाइब्रेशंस का भी फ्रीक्वेंसी है, जिसको प्राइमोर्डियल साउंड कहा गया है। साउंड प्रायः आहत से निकलती है। ताली बजाएंगे तो दोनों हाथ से, घंटी बजती है तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है। लेकिन यह जो साउंड है ब्रह्मांड वाला, वो कौन सा साउंड है? तो वो हमिंग साउंड है। वही साउंड जो भौरों का गुंजन है, जो मधुमक्खी का गुंजन है, जो ओम मंत्र उस हमिंग मौ का गुंजन है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है। और यह सीधा सीधी पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। और जब पीनियल ग्लैंड अफेक्ट होती है, एजिटेट होता है, तो हमारे बॉडी में क्या परिवर्तन आए हैं, इस पर ढेर सारे अब क्लिनिकल फाइंडिंग आ गए हैं। जैसे मैं कुछ एक उदाहरण दे दूं। जब पीनियल ग्लैंड एजिटेट होता है तो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। और ह्यूमन शरीर या पूरे लिविंग बीइंग बॉडी में कोई एक केमिकल कंपाउंड जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जितने भी दवाएं, चाहे वो हार्ट अटैक की हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो, चाहे वो वायग्रा की हो, चाहे वो डायबिटीज की हो या ब्लड प्रेशर की हो, इन सभी दवाओं का जो बेस है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। हमारी पूरी आर्टरी उसी नाइट्रिक ऑक्साइड पर निर्भर करती है, और वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जब पीनियल ग्लैंड एजिटेट होता है
तो दिमाग से ढेरों ढेर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वैसे सिक्रीशंस ब्रेन से जो हमें गुड फील का अनुभव दिलाते हैं, जैसे डोपामाइन, जैसे सेरोटोनिन, जैसे बीटा एंडोर्फिन वगैरह वगैरह, जो हमें खुशमिजाजी बनाते हैं, हमारी निराशा दूर करते हैं, हमें प्रसन्न बनाते हैं, हमें सकारात्मक मुद्रा में रखते हैं। ये पीनियल ग्लैंड का काम, पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन है, और वो हमारे उस पूजा पद्धति के ओम से मौ वाले शब्दों से उच्चारित सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसलिए मैं हम कह रहे हैं कि जो हमारी ये पूजा पद्धति है वह अपने आप में बहुत ही इम्यूनाइजिंग थिंग्स है। ये प्रार्थना हो, प्रेयर हो, जाप हो, मंत्र उच्चारण हो, सबों में वही है। और जो विसर्ग की हम बात कर रहे थे, आजकल हम लोग कपालभाति सुनते हैं प्राणायाम का, तो कपालभाति जो है उसमें जो सांस निकलती है वही सांस विसर्ग में होता है, वही विसर्ग के उच्चारण में वैसी ही सांस निकलती है जो कपालभाति में निकलती है। इसलिए विसर्ग का जब उच्चारण होता है तो स्वयं कपालभाति की प्रक्रिया शरीर में घटित होने लगती है। वो एक अलग तरह का हमारी हुई। इसलिए जो हमारी पूजा पद्धति है वह एकदम यही बात शंख ध्वनि में है। शंख ध्वनि की आवाज का भी फ्रीक्वेंसी वही 7.83 है। अच्छा। शंख ध्वनि ही नहीं, वो जो बौद्ध लोगों का वो घंटी बजाते हैं और बाउल में आवाज करते हैं ऐसे करके, उसमें भी वही चीज है। और वो स्पष्ट भी है, वो कोई लोहे का नहीं होता है, वो शायद हम समझते हैं अष्ट धातु का है। तो ये है कि जो हमारी पूजा पद्धति इसका वो चीज रहा है। और इसमें बहुत आपने एक ऐसे नहीं, हम लोग करते तो सब दिन से आ रहे हैं। एक ऐसे ही 1971 में 2 में संभव, हाँ 2 में या 71 में नोबेल अवार्ड मिला था हार्वर्ड बेंसन को। इसके लिए तो रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स के लिए। और वो रेस्पिरेटरी रेस्पॉन्स पूरा का पूरा क्या है, हमारा प्राणायाम, माइंडफुल ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। तब हम लोग समझे कि हमारे सांस का जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हम लोग करते हैं उसमें ये पूजा में होती है। आप पूजा पाठ में जब भी हम करते हैं तो क्या देखते हैं, हमारी सांस स्वयं प्राणायाम की स्थिति में आ जाती है। तेजी से सांस लेना, पूजा जब करते हैं तो उस समय में जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं स्वयं सांस तेजी से लेते हैं, जो पूरक है। मंत्रोच्चारण के टाइम में वो कुंभक का स्टेज रहता है और धीरे 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 रेचक की स्थिति बनती रहती है, वो स्वयं प्राणायाम हो जाता है। तो वो भी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए पूजा पाठ की स्थिति हम लोग में बहुत ही इम्यूनिटी से वैज्ञानिक स्पष्ट वैज्ञानिक है और इसके लिए है। आज आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी इस चर्चा के बाद, क्योंकि बार बार यह प्रश्न उठता था और बहुत सारे समाजशास्त्री जो हैं वो उठाते रहे हैं और हमारी भी चर्चा बनी रहती है इस पे, कि उस क्षेत्र, खास करके उस क्षेत्र में जो धार्मिकता है वो बहुत ज्यादा है, रिचुअल के प्रति जो आकर्षण है या उनकी दैनिक दिनचर्या में जो है वह धार्मिक इतने क्यों हैं। जबकि आज मुझे लग रहा है, मुझे इसका उत्तर मिल गया कि वह धार्मिक इतने क्यों हैं या रिचुअल के प्रति उनका इतना सम्मोहन क्यों है।
इसको सामान्यतया समाजशास्त्री, जो आधुनिक समाजशास्त्री हैं, वह एक डिप्रेस्ड सोसाइटी का लक्षण बताते हैं। ऐसा समाज जो एक डिप्रेशन से गुजर रहा हो, आर्थिक डिप्रेशन से गुजर रहा हो, इसीलिए वह पूजा पाठ इतना ज्यादा करता है, क्योंकि उसके पास वैज्ञानिकता नहीं है। यकीन मानिए, आज आपने इस बात को जो है, इस मिथक को जो है बहुत कायदे से और बहुत ही प्रमाण के साथ इसको साबित किया है। ये बातें आशा करते हैं दूर तक जाएंगी। इसके साथ ही जो एक और प्रमुख बिंदु है जिसके विषय में हमें समझना होगा कि भोजन जो इंटेक है हमारा, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उस भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है। और तमाम किस्म की गोलियां, तमाम किस्म के ड्रिंक्स, तमाम किस्म की बाजार जो है वह बहुत कुछ हमें बेच रहा है, बहुत कुछ कह रहा है कि आप ये सेवन करें और आप इससे मुक्त हो जाएंगे। आपकी इस पर मतलब कैसे आप भोजन को कैसे एक कंपोनेंट के तौर पे देखते हैं कि वह इम्यूनाइजेशन में जो है, और किस किस्म का भोजन? फिर उसी मैथिल भोजन व्यवस्था की बात पर आ रहे हैं जी। हम लोग सामान्यतः हमारा भोजन क्या था? भात, दाल, सब्जी, चटनी, साना मीन्स चोखा कहते हैं, इस एरिया में उसे साना कहा जाता है। सन्ना, जी जी। चोखा, जी, आदि घी, अंत दही और गुड़, तिलकोर का तरुआ। हाँ, आदि घी, अंत दही, बिल्कुल सामान्यतः ये था। जी। और रोटी जब की बात पर, तो गेहूं तो था। गेहूं आज से नहीं है, गेहूं 2000 वर्षों से उत्पादित होता रहा है। जी। और 200 वर्षों पहले के जो अभिलेख मिलते हैं, उसमें गेहूं की खेती की चर्चा मिलती है। लेकिन गेहूं नहीं हम लोग उपजाते थे। हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में जौ महत्वपूर्ण था। जौ, गेहूं और जौ एक ही फैमिली के हैं। जी। और रबी का क्रॉप है दोनों। जी। और मिलेट्स में मिथिला में मरुआ हुआ करता था। मरुआ, जो की फसल है, मरुआ हुआ करता था मिलेट्स में। मूल रूप में यही हम लोगों का भोजन था। प्लस जो इंटेलेक्चुअल काम करते थे, वह एक समय प्राय दिन में ही दही चूड़ा खाते थे। मैं विशेष कह रहा हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल काम करते थे। जी हाँ, सभी तो पंडित और महापंडित नहीं हुआ करते थे। हालांकि अपने दरभंगा मधुबनी में तो पंडितों और महापंडितों की श्रृंखला हम देखें तो लगभग 1200-1400 वर्षों से अविच्छिन्न परंपरा दिखाई पड़ रही है। हाईएस्ट सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप का, दर्शन, मीमांसा, खंडकांड, न्याय, नव्य न्याय वगैरह में। तो जो पंडित थे, दही चूड़ा उनमें ज्यादा प्रचलित और पॉपुलर था। अब जब हम खोजने लगे तो हमने ये देखा कि दही चूड़ा में क्या था। भात भी है, तो जो जिस धान से, एक ही चीज है, धान से चूड़ा भी और चावल भी, भात भी उसी चावल का। लेकिन धान के जितने गुण हैं, वह चावल में, उष्णा चावल में लगभग 90% या 100% तो आ जाते हैं। जो अरबा चावल जिसको कहते हैं, या आज की भाषा में जिसको पॉलिश्ड राइस कहा जाता है, 10% भी नहीं आता है। आज जिस चावल को का चलन है, उसमें धान के गुणों का 10% भी नहीं है। आज का पॉलिश्ड राइस माने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। जबकि धान के बारे में हमें एक मिला रिपोर्ट इसका जर्मनी के स्टटगार्ट यूनिवर्सिटी का, वो कहता है
एशियाई कंट्रीज में जो धान होते हैं, धान मूलतः एशियाई कंट्री का है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आयरन, जिंक, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन, अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट। तो जब ये पॉलिश्ड राइस बनती है तो इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा रहता है, बाकी सब निकल जाता है। तो उसना चावल जब बनता है तो उसमें रहता है। उसना चावल आग पर चलाई जाती है, तो आग पर चढ़ाने के क्रम में जो चावल बनता है करीब 15 से 20% उसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये चीज चूड़ा में नहीं है, वो 100% इंटैक्ट है। नंबर 1 चूड़ा में ये नहीं, नंबर 1। नंबर 2 चूड़ा के साथ दही का मेल। अब जब दही की बात होगी तो गाय की बात होगी। बस यही प्रश्न है, कौन सी गाय? हम देख रहे हैं कि गाय दो तरह की है, एक हम्पलेस काउ एंड हम्प्ड काउ। हम्पलेस काउ कौन सा हुआ? जो फॉरेन ब्रीड वाला है, जो जितने भी फॉरेन ब्रीड की गाय हैं जिसमें हम्पलेस हैं, और उसी फॉरेन ब्रीड से उत्पन्न भारतीय दोगली गाय जब हम्पलेस हो चुकी है, तो हम्पलेस गाय को न्यूट्रिशन की भाषा में या वेटरिनरी साइंस की भाषा में A1 टाइप मिल्क कहा गया है। और जो हम्प्ड गाय है, नंदी वाली गाय, जिसका गला बहुत नीचे लटकता हुआ रहता है, ऊपर में फुला हुआ होता है, सींग होते हैं, वो जो हम्प्ड गाय है, जो हम लोग देसी गाय जिसको कह सकते हैं, उसके मिल्क को A2 मिल्क कहा जाता है। और अब तो वेटरिनरी साइंस यहाँ तक कह रही है कि A1 टाइप यानी हम्पलेस गाय गाय नहीं है, वह काउ सेप है, वह काउ सेप है। और जो उसका दूध है वो मिल्क नहीं है बल्कि मिल्क सेप है। इस बात पर भी, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात न्यूजीलैंड के हैं एक डेयरी साइंटिस्ट और वहाँ के दूध के टाइकून, बड़े बिजनेसमैन, उनकी एक किताब निकली, उनका नाम है कीथ वुडवर्थ। उनकी एक किताब निकली है, डेविल इन द मिल्क। डेविल इन मिल्क। पहली बार उन्होंने उस किताब में ये बात सामने आई, वेल रिसर्च्ड फाइंडिंग्स के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि यह जो हम्प्ड काउ है उसी का दूध जो A2 टाइप है वही दूध अमृत है, और यह जो दूध है A1 टाइप वाली, हम्पलेस वाली, वह अमृत तो नहीं ही, वह विष है, वह विष है। और इसलिए पूरा वेस्टर्न जगत में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वो क्योंकि वेस्टर्न जगत की जो काउ हैं वो हम्पलेस हैं, का जो फ्रीजियन है, जो जर्सी है, वो सब हम्पलेस है। वो अपने पूरे काउ लॉट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम्प्ड बनाने के एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। और उसका जो जर्म प्लाज्म है, सीड है, कहाँ से लिया है? भारत से नहीं लिया है, वो ले रहे हैं। भारत के पास तो अब हम्प्ड काउ की बहुत कम ब्रीड्स बची है और संख्या बहुत कम। यहाँ अगर संख्या में देखें तो 95% हम्पलेस काउ है, 5% मात्र हम्प्ड काउ है। और उसको कहा गया पिछले 50-60 वर्षों में कि ये बेकार की गाय है। केरल जैसे राज्यों में तो हम्पलेस काउ को, नस्ल को खत्म करने के लिए कानून भी बने थे, क्योंकि यही समझ थी कि हम्पलेस काउ बेकार है, ये हम्प्ड काउ बेकार है। तो
उस हम काऊ की दूध को दही होती थी। अब ये हम काऊ की दूध जो है, जो देसी गाय है, उसकी दूध में है क्या, तो वो पीला होता है सोने के चलते, गोल्ड अल्कली उसमें पाई जाती है। उसमें एक और जो सर्वाधिक महत्व गोल्ड अल्कली, इसलिए वो पीला है। और वो जो उसमें पाया गया कि गोल्ड की संख्या, तो वो उसके हम्प के कारण होती है। अगर हम्पलेस होगी तो गोल्ड नहीं होगा। इसलिए भैंसी के दूध में कोई पीलापन नहीं है। नंबर 2, उस देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर नहीं बनाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है, वो बाहर से ही देना पड़ेगा। और ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही ब्रेन के डेवलपमेंट में, आंख के डेवलपमेंट में, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में इंस्ट्रूमेंटल है इस ओमेगा 3 की। और वो ओमेगा 3 देसी गाय के दूध में है। ये 2-3 बातें हैं। विटामिन डी है। प्रायः विटामिन डी के बारे में ये जानकारी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में ही है, लेकिन देसी गाय के दूध में भी विटामिन डी है। यस, वो विटामिन डी उसमें भी आती है। तो ऐसे इतने न्यूट्रिशस दूध की दही, अब आप अंदाज कर लीजिए कि तो प्रोबायोटिक, आपने सुना होगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो चीज है जो सीधा पेट में जाती है और एंजाइम का काम करते हुए पाचन मेटाबॉलिज्म शुरू कर देती है। यही काम दही का है। और इसीलिए खाने के बाद अपने यहाँ दही लेने की परिपाटी सनातन धर्म से है, सनातन है, इसलिए दही चूड़ा बेहतर है। वैसे वो चावल भी बेहतर है, लेकिन अभी यहीं पर एक और बिंदु पर बात कर लेना बेहतर है। अभी जो हम लोग चावल खा रहे हैं, जैसा हमने कहा कि वो एक तो ये पॉलिश्ड हो गए, पॉलिश्ड कर देते हैं, और ना भी पॉलिश्ड करें, बाजार में बॉइल्ड एंड सेमी बॉइल्ड कह के भी बहुत से चावल आ रही है। प्रॉब्लम ये बॉइल्ड एंड सेमी बॉइल्ड, प्रॉब्लम ये है कि जब धान उपजाने की जो हमारी परंपरा है, जो आज परिपाटी है आज, वह तो यूरिया, डीएपी एंड पोटास बेस्ड है। यूरिया से निकलने वाला नाइट्राइट और डीएपी का फॉस्फेट, ये दोनों फिर उस खेत और फिर उसी धान में आती है और फिर हमारे शरीर में आती है। और जिसमें नाइट्राइट फॉस्फेट होंगे, वो शरीर में नाइट्रोसोएमीन्स बनाती है, जो कार्सिनोजेनिक होती है, जो कैंसरकारी है, कैंसरकारी है, जिससे कैंसर बढ़ने की पूरी संभावना है। एंड कैंसर इज द क्वीन ऑफ ऑल डिजीजेज। तो जहाँ कैंसर होगी वहां बाकी डिजीज तो होने ही होने हैं। इसलिए आज जो हमारी चावल है वो अपने आप में बहुत ही प्रदूषित है। अब लेकिन इसका हमारे पास उपाय जो प्राकृतिक ढंग से करने वाली थी, वो तभी हो सकती है जब हम रिवर मैनेजमेंट करें, तभी वो हो सकता है। अन्यथा जब तक वर्तमान हमारे नदियों की दशा और दशा नहीं रहेगी और बांध रहेंगे, नदियों का कंजेशन बना हुआ रहेगा, पानी में फ्लोएबिलिटी नहीं रहेगी, तब तक तो यूरिया पोटास यूज करना ही होगा और यही धान उपजेंगे। तो यह एक दूसरा प्रश्न है जो अभी हमारे बात का प्रसंग में नहीं आता है, इसलिए हम लोग अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि हमारी जो भोजन पद्धति थी, जिसमें हम लोग भात खाते थे, उस चावल धान वाली,
वो दही था। यही बात हमारी घी में है। आदि घी ने अंत दही तकरा ने भोजन कही। यस, यही था ना, वो तकरा गिरब कही। तकरा गिरब ये है तकरा गिरब कही। जी 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 जी। एक हम और दो बिंदु पर अभी चर्चा की थी ना, एक साना और एक चटनी। चटनी, हाँ, जानते, चटनी और साना। चटनी माने फूड है, वो एकदम रॉ है, सीधा पीस देते हैं और उसमें सरसों का तेल डालते हैं और नमक डाल के और खाते हैं। तो जो भी उसमें मिनरल्स विटामिन है, क्योंकि उसको बर्निंग नहीं हुआ है, कुकिंग नहीं हुआ, एंटायर शरीर में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और साना जो है वो प्रायः साना आप बेहतर जानते हो कि जब हम समझते हैं कि साना को क्या करते हैं, तो बस या तो बॉइल करके या आग पर पका करके, बस यही तरीका से सना बनता है। उसको भी फ्राइंग की कोई जरूरत नहीं है, जिसको आजकल नहीं है। तो ऑयललेस फूड जिसको कहते हैं वो साना है। तो हमारे ये भोजन की यह एक अभिन्न अंग था। दाल भात चोखा, कभी न खाए धोखा। यस जी। तो वो और एक और बात में आता है, बगैर साग के मिथिला का भोजन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता जी। और हमें करीब 32-33 तरह के साग का तो रेफरेंस मिला है जी। अच्छा। और शायद ऐसा हमें कहीं सुनने को मिला था कि 4 साग हुआ करते थे, 4 दर्जन हर समय में। साग में भी वही सिर्फ बॉइल्ड है जी, बॉइल्ड है। साग की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि वह उसके लिए मेडिकल साइंस में ग्रीन मैग्मा कहते हैं, ग्रीन ब्लड। जो साग है वो क्या है, तो साग में और आरबीसी में, साग में क्लोरोफिल है जो हरा करता है उसको, और हमारे शरीर में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, जो लाल है। तो ये लाल है आयरन के चलते और ये हरा है संभवतः मैग्नीशियम के चलते या फास्फोरस के चलते। और खूबी ये है बॉडी में, यह साग जैसे ही बॉडी में जाता है तो उसका वो फास्फोरस आयरन में बदल जाता है। अच्छा। तो जो क्लोरोफिल था अब वो आरबीसी बन गई, यानी ब्लड बन गया। बाकी उसमें जो फाइबर और मिनरल्स एंड विटामिन वो हैं वो इंटैक्ट है जगह पर है जी जी। तो खून बढ़ाने के लिए, एनीमिया ठीक करने के लिए साग से बेहतर कोई दूसरा चीज नहीं है, क्योंकि फाइबर बहुत है, सारे मिनरल्स हैं, इसलिए भयानक रूप से इम्यूनाइजिंग है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लींजिंग करता है, और ये हमारे भोजन की अभिन्न अंग हुआ करती थी। अभिन्न अंग हुआ करती। और एक तीसरी अंतिम इंग्रेडिएंट बताता हूँ, वो है मछली। मिथिला की बात हो, माछ भात, मछली की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं बिल्कुल नहीं हो जी। सुनकर ही चेहरे पर चमक आ जाती है जी। जी हाँ। और जिस ओमेगा 3 की बात कर रहे थे जी, इनलैंड वाटर में, अपने जो मीठे पानी का जो भी जल स्रोत है, रिजर्वायर में मछली में ओमेगा 3 भयानक रूप से उपलब्ध है मछली में, भयानक रूप से। और हमें तो ये लगता है कि मिथिला के लोगों ने मछली को प्रोटीन के लिए नहीं अपनाया था। प्रोटीन तो बहुत सारे चीजों से मिलते हैं, रेयर एलिमेंट ओमेगा 3 के लिए अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ओमेगा 3 के लिए अपनाया था। और वो भी
एक और बात आप ध्यान देंगे कि हम लोग सरसों के साथ मछली बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शायद बंगाल में हमारी जानकारी है कि वहाँ सरसों के साथ बनाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, शायद बगैर सरसों के बनाते हैं। तो सरसों के साथ बनाने की भी जो अपने यहाँ अनिवार्यता है, अनिवार्य कस्टम है, वो इसीलिए कि सरसों एकमात्र ऐसा फैट है जो जिसमें जो गुड फैट है। वैसे फैट का नाम जब आता है तो हम लोग को लगता है कि अरे फैट है, ये लिपिड बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम लाता है वगैरह वगैरह। लेकिन सरसों का जो फैट है वो गुड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, और वह अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो एलडीएल को घटाती है। एलडीएल जो खराब है उसको घटाती है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसको घटाती है, जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाती है। ये सरसों की क्वालिटी है। और शायद इसीलिए मिथिला के लोगों ने सरसों के साथ मछली को अपनाया। इसमें भी हमें बहुत बड़ी वजह निकलती है, जो कितना बड़ा स्वास्थ्य का ये चीज है। अब हम ये देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात, अंतिम बात लेके भोजन पर हम लोग भोजन वाला प्रसंग बंद कर देंगे। जी जी जी। क्योंकि गेहूं अपने यहाँ होता तो रहा है, लेकिन गेहूं का उपचलन नहीं रहा है। जो हमारी जानकारी है, जो लिटरेचर है, वो ये कहता है कि 50 से पहले गेहूं बिल्कुल ही नहीं हुआ करती थी। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की पैदाइश है। अच्छा। और आज यस, ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये पैदाइश है। और ये पश्चिम का भोजन था। पश्चिम मीन्स पंजाब और अफगानिस्तान और सिंध या वेस्टर्न यूपी से पश्चिम। ये जो गेहूं है आज की तारीख में मुझे वो किताब नाम याद नहीं आ रहा है, वो है व्हीट बेली। अमेरिका में किताब निकली थी, द व्हीट बेली। उसमें सिर्फ गेहूं की इतनी भर्त्सना की गई है, वो मत पूछिए। जौ तो की कहता नहीं है कि जौ की नहीं, गेहूं की, जौ की नहीं, गेहूं की। जबकि दोनों एक ही कुल के हैं बोटैनिकली, लेकिन दोनों में वही अमृत और विष वाला अंतर है। अच्छा, इतना अंतर है दोनों अमृत देव और दानव वाला अंतर है। तो और आज का ये न्यूट्रिशन साइंस, मॉडर्न साइंस कह रहा है कि गेहूं में 3 एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड पाए गए हैं। एक ग्लूटेन, उसका जो लसलसापन है गेहूं का, चिपचिपापन, वह ग्लूटेन के चलते हैं। और उसमें 2 और एलिमेंट्स हैं, एक ग्लाइडिन और एक एमाइलोपेक्टिन। ये तीनों एलिमेंट, ग्लाइडिन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लूटेन, गेहूं को बहुत ही खतरनाक बनाती है। वह स्टमक में चिपक जाती है। अच्छा। और जब कोई चीज चिपकेगी स्टमक में तो फिर वहाँ एसिडिटी होगी, वहाँ सब कुछ रुकेंगे, वहाँ फ्लो रुकेगा, मैंने सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए और शायद गेहूं को इसीलिए जो मिथिला के जो लोग थे जिन्होंने ये कहा नहीं जिन्होंने ये तय गेहूं नहीं खाना है, शायद उनको कुछ इसका भास रहा होगा, अंदाजा। बहुत सारे साहित्य में मैंने पढ़ा है इंटरेस्टिंगली कि जैसे बेटी के घर गए और वहां पे रोटी पकते हुए देखा तो आकर के रिपोर्ट किया उन्होंने कि वो तो बहुत गरीबी और विपन्न अवस्था में रह रही है, रोटी खा रही थी, गेहूं की रोटी खा रही थी। जी, इतना वो यस बिल्कुल मैं दरिद्रता का प्रतीक हो गया। दरिद्रता का प्रतीक जी जी जी। और ये तो
हम अपने परंपरा की अच्छाई की बात कर रहे हैं और आप दुर्भाग्य की बात कर लें कि आज के तारीख में पूरे मिथिलांचल में जो जहां धान स्टेपल क्रॉप हुआ करती थी, सबसे ज्यादा उत्पन्न होती थी, उत्पादित की जाती थी, सबसे ज्यादा एरिया में धान होती थी, आज के तारीख में धान सबसे ज्यादा उत्पादित नहीं होती है, गेहूं उत्पादित की जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया। क्योंकि पिज्जा तो गेहूं से ही बनेगा जी। पिज्जा के लिए जो गेहूं सप्लाई होगा वो तो गेहूं से ही बनेगा, चावल से तो धान से तो पिज्जा बनेगा नहीं, और हम लोग पिज्जा संस्कृति में रह रहे हैं जी। तो हमको ये लगता है कि हमारे जो पूर्वज धान को प्रायोरिटी देते थे और आज हम गेहूं को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम कितने पिछड़े हो गए हैं। हमारा ये पिछड़ापन ही ना है कि हम अज्ञानी बन गए और गेहूं को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक बात इसी खाने के संदर्भ में हमको एक बात याद आ रही है, जानते हैं कि जो सुपर फूड है सब्जियों में, जैसे घेरा नाम सुना होगा आपने, हिमनी, जैसे सजमैन, तोड़ी, जैसे रामतोरई, घिया नहीं कहते हैं मिथिला में, घिया नहीं कहते हैं मिथिला में, नेनुआ नहीं कहते हैं मिथिला में, कद्दू नहीं कहते हैं मिथिला में, सजमैन कहते हैं, रामतोरई, भिंडी को कहते हैं, है ना। तो सब्जी में ये सब आज सुपर फूड माने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। इनकी गुण इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा इसका गुण है। अब ये देखिए, क्या ये हमको थोड़ा चकित करने वाला नहीं लगता कि मिथिला के लोगों ने ऐसे सुपर फूड वाली सब्जी को अपनी भाषा में एक अलग नाम दिया। आलू को उन्होंने भी आलू ही कहा है, परोड़ को परोड़ ही कहा है, लेकिन कद्दू को सजमन कहा है। कुछ तो बात है खट्टे वाली कि, और ये सब सुपर फूड्स हैं सब्जी में। मड़ुआ की बात भी करें, सुपर फूड वो भी है, अभी एकदम मरुआ, एकदम मरुआ। तो की भोजन होती थी मरुआ, तो वो मरुआ वैसा ही है जो जौ है, वो चावल ही जैसा उसकी गुणवत्ता है जी। एक और चीज इसमें चर्चा कर लेनी बेहतर होगा कि हाँ, हमारी परंपरा में चीनी नहीं था, हमारी परंपरा में शक्कर थी और गुड़ था। शक्कर यानी ब्राउन शुगर हुआ करती थी, भूरे रंग की चीनी पहले हुआ करती थी। शायद 1850-60 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों की कंपनी ने उजली चीनी पैदा करनी शुरू की और फिर देखा देखी चीनी ही चीनी रही, शक्कर खत्म हुई और अब तो गुड़ भी पिछड़ेपन का निशानी हो गया है। जो और आज के तारीख में मेडिकल आम सहमत है कि आज बीमारियों का एक जबरदस्त कारण चीनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीनी जिस गन्ना से बनती है उसी से गुड़ भी बनता है। गुड़ में फास्फोरस का वो महाभंडार है और चीनी में फास्फोरस कुछ भी नहीं है, और चीज नहीं है, लेकिन फास्फोरस बिल्कुल नहीं है। और फास्फोरस बहुत ही बड़ा इम्यूनाइजिंग फैक्टर है बॉडी के लिए। और चीनी से, और हमने तो बहुत से डायबिटीज वाले लोगों को गुड़ खाते हुए देखा है, चीनी नहीं। डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस दोनों के शुगर में बहुत बहुत का अंतर है। तो
ये बहुत का अंतर है दोनों के शुगर में। तो ये जो भोजन की जो हमारी व्यवस्था थी वह हमारे पूरे इम्यूनिटी की थी, वो हमें इम्यूनाइज करता था। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम यहीं पर एक बात हम और चर्चा कर रहे हैं कि जो हम पुराने अभिलेख देखते हैं और संस्कृत ग्रंथों को देखते हैं तो ये लगता है कि जो ग्रंथकार हुआ करते थे उनकी उम्र 80 प्लस हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में भारत में 50 या उससे भी कम हो गई थी 19वीं सदी में, और ये मोटा मोटी आजादी तक रही है, उसके बाद कुछ सुधरा है। लेकिन हमारे ढेर ऐसे रिकॉर्ड्स में देखे हैं संस्कृत ग्रंथों के जिसमें ग्रंथकार 80, 90, 100 हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद वृद्धवाचस्पति 51 या 52 हैं। अब अंदाज कर लीजिए कितने उनको समय लगा होगा। ढेर सारे ऐसे हैं। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आज की भांति कम नहीं था। और मेरा तो अपना जो खोज अभिलेख मिल रहे हैं उसमें तो ये स्पष्ट हमको लग रहा है कि यह जो सिकनेस वाली हमारी आज की समस्या है, रोग वाली समस्या है, हमारे आयु घटने वाली समस्या है, यह अगर हम कहें तो 19वीं शताब्दी की यह घटना है। उससे पहले 18वीं सदी तक हमें बहुत ही बेहतर स्थिति में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। फिर ये गिरावट ये हम नहीं कर रहे हैं जी, फिर ये गिरावट ये हम नहीं कर रहे हैं जी। यस प्लीज। फिर ये गिरावट क्यों आई और कैसे आई, इसको कैसे देखते हैं आप? गिरावट के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। जैसा हमने कहा कि कब हुआ, जब गुड़ से चीनी में चला गया। हम नहीं समझे, हमें नहीं अनुभव हुआ, हम समझ भी नहीं रहे थे। देसी घी को हमने हटा करके रिफाइंड ले आए। बिल्कुल क्लियर है। डालडा लाए 40 के दशक में, 30 के दशक में डालडा आ गया। और डालडा और घी बस देव और दानव है, देव और दानव है। डालडा, घी और डालडा, यही अंतर समझ लीजिए। लेकिन पूरा भारत इसी पर रहा। इस पर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कल्चरल इंपीरियलिज्म पे एक अलग चर्चा होगी कि किस तरीके से हमने एक सर्टेन कल्चरल इंपीरियलिज्म में अपने आप को खो दिया और अवसान की तरफ चले गए, मेरे ख्याल से। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो एक हाल में हमको एक किताब पढ़ने को मिली है जी। अमेरिका के डॉक्टर हैं पॉल बर्गनर, एमडी डॉक्टर अमेरिका के हैं। उनकी एक किताब पढ़ने को मिली, द हीलिंग इफेक्ट्स ऑफ मिनरल्स एंड द ट्रेस एलिमेंट्स। जानते हैं उसमें वो क्या है, लिखते हैं 1914 ईस्वी से डेटा उन्होंने लिया है, 1998 ईस्वी तक का डेटा है उसमें। ठीक है। और इस डेटा के आधार पर वो लिखते हैं कि कुछ बीमारी है जो विदेशी है, जो देशज और विदेशज, कुछ बीमारी है जो विदेशज है जी, और कुछ बीमारी है देशज है। विदेशज और देशज हम लोग अपने संदर्भ में कर रहे हैं। विदेशज माने जो विदेश से इंडिया में आई है, और देशज जो यहाँ की है। तो यहाँ की देशज बीमारी तो स्पष्ट है, डिसेंट्री, कॉलरा, मलेरिया, फाइलेरिया, पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, यही सब हमारी बीमारी थी। जी। पूरे 19वीं सदी में और 20वीं सदी में हमारी यही सब बीमारी थी जी।
और जो विदेशज बीमारी है, जैसा कि डॉक्टर पॉल बर्गनर लिखते हैं, वो है कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस, एनीमिया, ऐसे ऐसे करके ये सारी बीमारियां बाहर से इंडिया में आई। और इसीलिए हमारी ये सोच है कि ये सब 19वीं सदी में अंग्रेजों के सोहबत में अपने देश में आई। अच्छा। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही विशद बातें कही हैं, जो कही हैं वो मतलब मेरे ख्याल से पूरे जनरेशन को जो है वो सीखना, सुनना और समझना होगा। और उसको अगर हम लोग रिवर्स कर सके, जिसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन की तो जरूरत है ही, रिवर्स लर्निंग की भी जरूरत है। बहुत खासी जरूरत है कि आप जो सीखा है उसको आप पहले अनलर्न कीजिए, और जो बातें कह रहे हैं गजानन मिश्र जी और बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं उनको सीखिए, सुनिए और फिर उस तरीके से फॉलो कीजिए। जी, आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहेंगे? मसलन कोई और भी अगर इसका आयाम हो, जैसे उपवास पे जो है मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें सीखता है। जी, हेलो, यस प्लीज। उपवास पे जो है बहुत सारी एम्फेसिस है हमारी, और जो हमारे पर्व त्योहार हैं वो जैसे लगता है कि एक खास तरीके से उनकी संरचना है। जी हाँ, हम लोग बहुत उपवास प्रिय रहे हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा को तो सामान्यतया लोग करते थे जी बहुत, और महिलाओं में तो शायद हर रविवार को भी उपवास करने की प्रथा थी जी। उपवास शब्द का अर्थ ही है उपवास, नजदीक वास करना। उप मीन्स नजदीक, किसके नजदीक वास करना? अपने आप के नजदीक वास करना। बिल्कुल। यानी जब हम उपवास में रहते हैं तो हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म जो अदरवाइज डाइजेशन लगी रहती है, वह मेटाबॉलिज्म अब दी क्लेंजिंग सिस्टम में लग जाती है। जी। मेटाबॉलिज्म जो हमारी होती है उस उपवास में, क्योंकि कोई हम खाते तो है नहीं, तो शरीर की पूरी व्यवस्था, मशीनरी क्लींजिंग में लग जाती है। इसको ओवरऑलिंग कहते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में। जो और उस समय में शरीर में जो एक्स्ट्रा होते हैं, चाहे वो कोलेस्टेरॉल हो, शरीर अपने मेंटेनेंस के लिए उस चीज को बर्न करती है, एक्स्ट्रा बैगेज को बर्न कर देती है। उपवास के जो एक्स्ट्रा जो भी है उसको बर्न करती है, और जो भी टॉक्सिक चीज है उसको शरीर क्लींजिंग करती है। शरीर की वही व्यवस्था जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम, जिसको हम लोग इनर डॉक्टर कहते हैं, जो इम्यूनिटी जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, वो व्यवस्था उपवास के टाइम में काम आती है। और उपवास पर तो शायद आपने भी सुना होगा, पिछले साल 2019 में या फिर 18 में जो नोबेल अवार्ड मिला है मेडिसिन का, वो जेम्स एलिसन और तासुको होंजो को, वह शुद्ध और शुद्ध उपवास पर ही है, जिसमें उनकी फाइंडिंग है कि यदि कोई व्यक्ति एक साल में कम से कम 20 दिन उपवास करता है, और जिस दिन उपवास करता है उस दिन 16 घंटे तक पानी छोड़ के कुछ नहीं लेता है, तो उस व्यक्ति में कैंसर जैसी बीमारी की संभावना 70% घट जाती है। यही तासुको होंजो और जेम्स एलिसन के नोबेल अवार्ड वाली फाइंडिंग का सार है। उपवास की इतनी महत्ता है। और इतना ही नहीं, जो हम उस 97 वाले पीनियल ग्लैंड वाली नोबेल अवार्ड वाली बात कर रहे थे, वो यह भी कहते हैं कि उपवास के टाइम में
पीनियल ग्लैंड बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है जी। और जब पीनियल ग्लैंड यानी हमारी थर्ड आई हाइपर एक्टिव होती है तो जो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं गुड वाली वो तो जो सिक्रीट होती है हम अच्छे फील करने लगते हैं वो तो अपनी जगह पर है ही, बल्कि और भी बड़ी बात ये है कि हम लोग जिस पंच महाभूत में से एक आकाश तत्व है, मॉडर्न साइंस आकाश तत्व को अब मानने की उस पीनियल ग्लैंड के डिस्कवरी के बाद से मॉडर्न साइंस अब पीनियल ग्लैंड और आकाश तत्व के अस्तित्व को मानने लगे हैं। कहता है कि पीनियल ग्लैंड रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है, किसके साथ? उस आकाश तत्व के साथ। अर्थात जो 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 जिसको हम प्रकृति कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, उसके साथ जो हमारा नाता है, तादात्म्य है, हमारा इंटीग्रेशन है, हमारी कनेक्ट है, जो पीनियल ग्लैंड के थ्रू होती है, वह इस उपवास के अवधि में बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। ये सर्वाधिक जी। एक बात कहना चाहूंगी, मेरे पीछे एक पेंटिंग है, इसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं। आप गौर करेंगे कि जितने भी ब्रह्मांडीय, जितने भी नवग्रह हो, सूरज हो, चांद हो, जितने भी आकाशीय तत्व कह सकते हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जब वो इस पेंटिंग को ड्रॉ करती हैं, कोहबर कहते हैं इसको, तो इसमें सारे वो ब्रह्मांडीय तत्व का वो एक एक करके बिना पढ़ी लिखी महिलाएं ड्रॉ करती हैं। यानी आकाश का आपके जीवन में, मतलब दैनिक जीवन में इतनी गहरी समझ थी आपकी। इसमें नवग्रह भी है, इसमें सूरज है, चांद है, सब है, सारे ब्रह्मांड के जो प्लैनेट्स हैं सारे। तो मेरे ख्याल से ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि मॉडर्न साइंस ने इसको जब रियलाइज किया हो कि उसका हमारे पीनल ग्लैंड पे क्या असर है, डेफिनेटली जो हमारी संस्कृति में इसकी समझ थी, ऐसा लगता है। जी। हम लोग कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हम में है। जी, वही 84 या 85 एलिमेंट्स जो हैं में है और वही हम में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो 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 ये आकाश तत्व है वो सर्वाधिक के नजदीक हम इसमें उपवास के समय में हम हो जाते हैं, ये अब स्थापित हो रही है। और इसीलिए जिसको हम लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ, अपने नजदीक रहें, अपने स्व के पास, यानी अपनी आत्मा के पास, यानी बस उसी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी कहें। कुछ तकनीकी समस्या लग रही है मेरे ख्याल से। जो जी, आवाज आपकी आ रही है? आपकी भी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। जी जी। हेलो जी जी, आवाज क्लियर है। ऑडियो हाँ, पता मैं विजुअल में प्रॉब्लम देख रहा हूँ। हाँ, अब ठीक हो गया, विजुअल भी ठीक हो गया है। विजुअल में जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग अभी सत्र को समेटते हुए इम्यूनिटी के लिए या प्रतिरक्षा के लिए आपने जो बिंदुएं बताई हैं उनको अब एक बार समरी के तौर पर जो है प्रतिरक्षा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इसको हम लोग समराइज कर ले तो शायद ऑडियंस के लिए या जो श्रोता होंगे या दर्शक होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा और उनकी मदद कर पाएगा, आज के कठिन समय में उनकी मदद कर पाएगा। जी। तो नंबर 1 हम लोग उपवास करें। जी। नंबर 2 जी, पानी को गतिवान बनाने का प्रयास करें, यानी अपनी जो रिवर व्यवस्था है वो जहां तक ठीक कर सकते हैं उस पर काम करें। नंबर 3 पॉलिश्ड राइस बिल्कुल ना लें। नंबर 4 गेहूं को अवॉइड करें, मिलेट्स और जौ जितनी बढ़ावे वो बेहतर है। जी। और एक और बात देखी गई है
कि जब पानी गर्म हो जाता है तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए अभी आपने भी सुना होगा कि कोरोना में गर्म पानी पीने से फायदा होता है। जी जी। तो ये गर्म पानी अपने आप में बहुत ही बड़ी दवा है। जी जी बिल्कुल। तो हम पानी को इस रूप में शुद्ध कर सकते हैं गर्म करके, और गर्म पानी का बहुत ही सेवन करें। जी। सूरज के प्रकाश में जितनी देर हमें रह सकते हैं, जैसे सुबह में, वो अधिक से अधिक रहें। और एक और चीज, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी के संपर्क में, हवा के संपर्क में भी अधिक रहें। कुछ भी नहीं हो तो कम से कम मॉर्निंग वॉक में खुले पैर ही रहें और मिट्टी पर रहें। हालांकि ये मुश्किल है, अब तो हर जगह ब्लैक कंक्रीट एंड ब्लैक टॉप हो गए हैं। जी जी जी। लेकिन एक यह भी अब ये लगभग मान्य सिद्धांत हो गया कि मिट्टी पर जब हम खुले पैर रहते हैं तो जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्स नहीं हैं या घट गए, वो मिट्टी से हम ले लेते हैं, और जो एक्सेस है वो मिट्टी हमसे ले लेती, शोषित कर लेती है। यानी मिट्टी भी हमको प्यूरिफाई करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। तो मिट्टी से संपर्क बना के रखें, और प्राणायाम, योग, मंत्रोच्चारण, इस पर पूजा पाठ, पूजा पाठ करें। प्राणायाम है, योग है, मंत्रोच्चारण है, घंटी की ध्वनि है, वो करें। और एक और, रात में खाना, क्योंकि इंडिया में जो ये ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया जैसा, इसमें पाचन शुद्ध करके सूर्य पर निर्भर करता है। तो सूर्यास्त के बाद डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो। इसीलिए अपने यहाँ सवेरे खाने की परिपाटी रही है। जैसे जैन लोग खाते हैं, अपने यहाँ भी ये परिपाटी थी कि सूर्यास्त होते होते ही लोग संध्या वंदन सब करके और खाना खा लेते थे। तो जो डिनर है वो सवेरे हो जाए तो बेहतर है। वो हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेहतर है। और जो चीजें खराब करती हैं, चीनी खराब करती है, रिफाइंड खराब करता है, अभी का आयोडीन सॉल्ट खराब करता है, इन सब चीजों को अवॉइड करें। बहुत बहुत आपका जी। बाकी जी हाँ, मेरे ख्याल से इस समय में नहीं, आपने जिस तरीके से और विस्तार से धैर्य पूर्वक जो है वो सभी बातों को, सभी आयामों को समेटा है और हमारे सामने रखा है, मेरे ख्याल से बहुत लाभ होने जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने तो बहुत कुछ सीखा इससे, और चेष्टा करूंगी कि वो पालन कर सकूं अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। और आप सबसे आग्रह है कि मतलब ऐसा करें जैसा कहा जा रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। यह बीमारी का मेरे ख्याल से प्रतिरक्षा मांगती है। तो हम श्रीमान का बहुत बहुत इनफैक्ट श्री गजानन मिश्र के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ अपना बहुमूल्य समय जो है ब्यूरोक्रेसी में जो है सर्व करते हुए दिया है, एक ईमानदार निष्ठावान IAS ऑफिसर के तौर पे, बल्कि अभी जो ज्ञान परंपरा को वो बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से बहुत ही शानदार शोध का काम कर रहे हैं, ये हम सबके लिए एक आदर्श है, बहुत फायदे की बात है, और हम सबको आप पे बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्रणाम सर। फिर मुलाकात होगी, अभी के लिए विदा। थैंक यू, नमस्ते। प्रणाम सर।